नमस्कार दोस्तों, ई दृष्टि के YouTube चैनल ऑफिशियल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और बताएं कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं ठीक होंगे। चीज़ें खत्म हो रही हैं। आज बारी है नागरिकता की। आज बारी है संविधान के उस भाग की जो लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय भी बना रहता है टाइम टाइम पर। नागरिकता संविधान के भाग 2 में वर्णन इसका किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका पूरी तरह उल्लेख किया गया है। तो क्या अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है वो अस्थायी है? नहीं, वो अस्थायी नहीं है, बल्कि संसद को ये पावर दी जाती है कि अगर नागरिकता से संबंधित समय समय पर कोई इशूज उठे तो वह नागरिकता से संबंधित अधिनियमों को बना करके नागरिकता प्रदान कर सकती है, नागरिकता समाप्त कर सकती है। तो ऐसे में आपने एक इशू सुना होगा CAA को लेकर, CAB को लेकर, ये सब सारी चीज़ें, चाहे वो NPR हो, NRC हो, CAA मतलब कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। आपको पता होगा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 6 अल्पसंख्यक वर्ग, चाहे वो हिंदू हों, बौद्ध हों, पारसी हों, जैन हों, इसके अलावा ईसाई हों, तो 6 समुदाय के लोग अगर भारत आए हैं इन तीनों देशों से तो उनको सामान्य तौर पर नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो आते हैं नागरिकता से संबंधित एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते चलूं कि क्वेश्चन मैंने जो लिया है नागरिकता से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन जो भी होगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले नागरिकता से संबंधित सारे टॉपिक मैं एक प्रकार से फुल डिटेल डिस्कस करा दूँ, फिर उसके बाद देन हम क्वेश्चन पे आएंगे और आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगर मैं ये कहूँ ये अपना नागरिकता, तो नागरिकता को मैं बताते चलूँ कि अपना ये जो संविधान का भाग 2 है और इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये नागरिकता के विषय में हमको आज पढ़ना है। तो एक बार फुल डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर आकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं भाई नागरिकता। तो अगर मैं एक कहूँ कि ये जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, तो यहाँ पर एक ड्राफ्टिंग कर लिया जाए, शुरू में ड्राफ्टिंग कर लिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तो अगर मैं ये कहूँ कि नागरिक कौन है, तो इसको जान लेंगे कि भाई कौन नागरिक है, नागरिक कहते किसे हैं। फिर उसके बाद नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में है, ये तो आपने देख ही लिया। फिर यह मैं कहूँ कि नागरिकता का जो उल्लेख है यह संविधान के अनुच्छेदों में किस प्रकार किया गया है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका प्रावधान किया गया है। फिर देन उसके बाद नागरिकता की जो प्रकृति है, नागरिकता का जो स्वरूप है वह कैसा है, वह भारत में एकल नागरिकता का है, एकल नागरिकता का है। ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। अगर मैं यह कहूँ कि यह एकल नागरिकता ग्रहण कहाँ से की गई, तो यह एकल नागरिकता ब्रिटेन से ग्रहण की गई है, ब्रिटेन से। इसको भी आपको जानना चाहिए। तो सवाल यह है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, कानून बनाने का अधिकार। तो आर्टिकल जब आप 11 पढ़ेंगे तो यहाँ से पता चलता है, 10 और 11 दोनों के ही माध्यम से यहाँ से पता चलता है कि नागरिकता पर कानून बनाने का जो राइट होगा, अधिकार होगा, वो संसद के पास होगा, वो पार्लियामेंट के पास होगा। तो इतना कुछ आपने ड्राफ्टिंग के माध्यम से समझा। फिर इसके बाद हम यह भी देखेंगे कि भाई CAA क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो विधेयक पास किया गया, BPSC में क्वेश्चन पूछा, UPPCS में लेकर क्वेश्चन पूछा, और भी आयोगों में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा NPR क्यों चर्चा में है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये क्यों चर्चा में है, इसको भी करेंगे। NRC क्या है, NRC नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप, इसको भी लेकर हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग लास्ट में यह पढ़ेंगे कि NRI क्या होता है, PIO क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसे कहते हैं, और OCI क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये क्या होता है। हालांकि नागरिकता अधिनियम 1955 जो है सरकार ने, या फिर कहें कि संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पास किया है, और इसी नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कैसे की जाती है और नागरिकता समाप्त कैसे की जाती है, इसका प्रावधान किया गया है। मैं आपको बताते चलूं कि बार बार जब समय काल परिस्थितियों के हिसाब से नागरिकता से संबंधित प्रश्न उठते रहे हैं, तो इसी नागरिकता अधिनियम 1955 में बार बार अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता रहा है। चाहे वो संशोधन आप जो है 1986 का देख सकते हैं, 1986 का, या 1992 का देख सकते हैं, या फिर यह कहें कि वर्ष 2003 में हुआ संशोधन देख सकते हैं, या फिर वर्ष 2005 में हुआ संशोधन देख सकते हैं, अथवा
2015 में एक संशोधन हुआ, उसको देख सकते हैं, या फिर अभी हाल ही में वर्ष 2019 में जो CAA के रूप में अमेंडमेंट हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ए वाला जो अमेंडमेंट हुआ, इसको लेकर आप देख सकते हैं। तो ऐसी सारी चीजें हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, ताकि सारी चीजें आसान हो जाए और एक ही वीडियो के माध्यम से पूरी सिटीजनशिप, पूरी नागरिकता अच्छे से कंप्लीट तौर पर हम लोग ले लेंगे। ठीक है ना भैया। तो आते हैं भाई, आते क्या है कि आगे क्वेश्चन है, तो इस स्लाइड को हम इरेज कर देते हैं, देन उसके बाद हम लोग डिटेल से पढ़ने का काम करते हैं। अगर मैं एक चीज यह कहूं कि नागरिक कौन है, नागरिक किसे कहते हैं, तो कोई भी, जैसे अपना प्यारा सा जो देश है, कोई भी देश हो, ठीक है ना, कोई भी देश हो, तो यहां पर दो प्रकार के लोग निवास करते हैं। एक तो भारतीय, जो अपने प्यारे भारतीय नागरिक हैं, एक तो भारतीय मतलब कि एक तो नागरिक निवास करेगा भारत में, देश में, और एक जो है विदेशी भी निवास कर सकता है, चूंकि वो जॉब के लिए आया हुआ है। आपको पता होगा कि नई आर्थिक नीति के बाद जो LPG मॉडल लाया गया, तो उसके बाद विदेशियों की संख्या तेजी से हावी होने लगी। चाहे भारत के लोगों के द्वारा विदेशों में जॉब करने के लिए जाया गया हो, या फिर भारत में खुद, चाहे वो अमेरिकी आया हो, जापानी आया हो, चाइनीज आया हो, ब्रिटिशर्स आया हो, तो ये लोग भी, विदेशी भी आकर भारत में निवास कर रहे हैं ना। तो दो प्रकार के लोग निवास, एक तो भारतीय निवास कर रहे हैं देश में, और दूसरा विदेशी निवास कर रहे हैं देश में। तो सवाल है कि नागरिक कौन होगा? निवास तो दो लोग कर रहे हैं, नागरिक कौन होगा? तो नागरिक एक ऐसा व्यक्ति जो देश के भीतर निवास करे, एक ऐसा व्यक्ति जो देश के भीतर निवास करे और उसका जो पासपोर्ट हो यह भारतीय हो, उसका जो पासपोर्ट हो यह भारतीय हो, ऐसा व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाएगा। इसके अलावा ये जो भारतीय निवासी है, ये जो भारतीय है, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में निवास करता हो, उसका पासपोर्ट भारतीय हो, तथा उसे दो प्रकार के राइट प्राप्त हों। कौन कौन से राइट? सिविल राइट प्राप्त हों और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक कहेंगे। तो सवाल है कि विदेशी नागरिक कौन होगा? तो विदेशी नागरिक एक ऐसा नागरिक होता है जिसका जो पासपोर्ट हो यह विदेशी हो, ठीक ना भैया, यह विदेशी हो। इसके अलावा इसको ना तो सिविल राइट प्राप्त होता है, और ना तो राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे जो है व्यक्ति को, जो भारत में या किसी देश में निवास कर रहा होता है, उसको विदेशी कहा जाता है। और आपको बताते चलूं कि विदेशी भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपने प्यारे से भारत के देश के साथ, एक तो जो मित्र संबंध, अच्छा संबंध स्थापित करने वाला देश होगा, और वहां के लोग अगर आकर निवास करेंगे तो उसको मित्र देश का विदेशी नागरिक कहेंगे। तो एक तो मित्र देश और दूसरा शत्रु देश कह सकते हैं या अमित्र देश कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मित्र देशों में जैसे आप ले सकते हैं, कितने समय भूटान ले सकते हैं, इसके अलावा रसिया ले सकते हैं, ठीक है ना, नेपाल आप ले सकते हैं, अमेरिका को भी शामिल कर सकते हैं मित्र देशों में। लेकिन अमित्र देशों में पाकिस्तान को ले लीजिए आप, या फिर तुर्की को ले लीजिए, मलेशिया को ले लीजिए, तो ये अमित्र देश हो गए या शत्रु देश कह सकते हैं। मतलब कि जो भी इस इंटरनेशनल पर उभरते हैं ये भारत के विपक्ष में ही जाते हैं, शत्रु देश कह सकते हैं। और जो भारत के पक्ष में आते हैं, जैसे फ्रांस भारत के हमेशा पक्ष में आता है, जैसे फ्रांस भारत के हमेशा पक्ष में आता है, तो वह देश मित्र देश कहलाएंगे। ऐसी बंद कर दीजिए। तो वह देश मित्र देश कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इतना आपने जाना कि भाई नागरिक कौन होगा और विदेशी कौन होगा। देन इसके बाद हम यह देखते हैं थोड़ा सा कि अपना जो संविधान है, यह संविधान किस प्रकार के राइट अपने नागरिकों को प्रदान करता है जो कि किसी विदेशी नागरिक को नहीं है। अपना जो प्यारा सा संविधान है, यह कुछ ऐसे अधिकार केवल का केवल नागरिकों को प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं प्रदान करता है। वे कौन से अधिकार हैं? तो एक तो कुछ मूल अधिकार हैं। इन मूल अधिकारों में एक क्वेश्चन पूछा गया कि वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल का केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछा गया। तो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15 एक केवल का केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 16 केवल का केवल भारतीय नागरिक, विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 19
केवल का केवल भारतीय नागरिक, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 29 केवल का केवल भारतीय नागरिक, विदेशियों को नहीं। एक अनुच्छेद और है अनुच्छेद 30, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है अथवा विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक ना भैया। तो अनुच्छेद 15 क्या है? देखिए, नागरिकता आप पढ़ रहे हैं लेकिन कोरिलेट फंडामेंटल राइट से कर रहे हैं, मूल अधिकारों से आप कोरिलेट कर रहे हैं। पढ़ने का तो यही तरीका होगा कि इंटरलिंकिंग करके आप पढ़ें, तो चीजें कॉन्सेप्चुअल चीजें तैयार हो जाती हैं और फैक्ट भी आसानी से उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड फैक्ट आपका तैयार हो जाता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि कुछ ऐसे मूल अधिकार या कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो केवल का केवल संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को प्राप्त किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, विदेशियों को नहीं प्रदान किए जाते हैं। उसमें आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। तो सवाल है कि 15 क्या है? अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब आप समानता का अधिकार पढ़ते हैं, मूल अधिकार पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको 6 प्रकार के अधिकार पढ़ाऊंगा। हालांकि मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 करके समाप्त कर दिया गया और उसको जो है विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार की श्रेणी में अनुच्छेद 300 का के तहत डाल दिया गया है। इतने समय 6 मूल अधिकार हैं और 6 मूल अधिकार में जो पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो 2 समानता के अधिकार में इंक्लूड आपके हो जाएंगे अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। यह जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर किसी भारतीय नागरिक के साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, केवल का केवल भारतीय नागरिकों को यह प्राप्त है। विदेशियों के साथ दोस्तों किया जा सकता है भेदभाव। अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 मतलब कि रोजगार में अवसर की समानता। रोजगार के संबंध में जो सार्वजनिक रोजगार, जो राज्य जो है रोजगार क्रिएट कर रही है, उसमें अगर अवसर की समता या अवसर की समानता, अवसर की अपॉर्चुनिटी अगर होगी कि केवल के केवल भारतीय नागरिकों को होगी, विदेशियों को नहीं होगी, अनुच्छेद 16 हो गया। अनुच्छेद 19 क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण, मैं पढ़ा रहा हूं, भाषण, नेता कुछ बोल रहा है, भाषण, कोई भी कुछ फुसफुसा रहा है, भाषण, या वाक कह सकते हैं, उसको भाषण नहीं कहेंगे। भाषण का मतलब कि एक थोड़ा सा लाउडली हो जाएगा, ठीक है ना, तो वाक उसको कह सकते हैं। लेकिन एक्सप्रेशन क्या होता है? कुछ इशारों में बता देना, कुछ लिख कर बता देना, कुछ गा के बता देना, कुछ कार्टून बना के बता देना, आंख मार के बता देना, एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। झंडा फहरा के बता देना, काला झंडा दिखा देना, ठीक है, एक्सप्रेशन है। तो आर्टिकल 19 भी भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 29, यह अनुच्छेद 29 और 30 ये दोनों अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है, अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है, जो भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के रूप में देखा जाता है भारत में। तो ये अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। कहा जाता है अनुच्छेद 29 में कि अल्पसंख्यक अपनी जो है शिक्षा, अपनी संस्कृति और अपनी लिपि के संरक्षण के लिए वो अधिकार रखते हैं। वहीं अनुच्छेद 30 में कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों, अपने रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार होगा, राइट होगा, अपने रुचि के शिक्षण संस्थानों को। ये आपका अनुच्छेद 30 हो गया। तो ये कुछ राइट हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस में नहीं पूछा गया है। फिर उसके बाद अगर मैं ये कहूं कि राजनीतिक अधिकारों में आ जाइए, ये तो सिविल राइट था, राजनीतिक अधिकारों में आ जाइए, तो राजनीतिक अधिकारों में अगर कहें कि मतदान का अधिकार, मतदान, तो भैया कोई विदेशी को मतदान का अधिकार दिया जाएगा? नहीं, केवल का केवल मतदान का अधिकार। चाहे आप जो है ग्राम पंचायत में जो है मतदान करने जाएं, आप विधान सभा में मतदान करने जाएं, या फिर संसद के लिए आप जो है मतदान करने जाएं, जो सांसद चुने जाते हैं लोकसभा के लिए, तो यहां पर केवल का केवल वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छा, यहां से एक चीज और सुनना, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो केवल भारतीय ही होना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति बनना है तो भारतीय ही होना पड़ेगा, संसद का सदस्य बनना है तो भारतीय ही होना पड़ेगा, राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना है तो भारतीय ही होना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीजें नागरिकता के तहत आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं। ये सब राइट जो है नागरिकों को, केवल नागरिकों को अपना प्यारा सा संविधान प्रदान करता है। ठीक है भैया, अब आते हैं अपने थोड़ा सा टॉपिक पे, ठीक है ना, आते हैं भाई टॉपिक पे, जरा देखते हैं कि क्या कैसे है।
एक तो हमने ड्राफ्टिंग कर ही दिया कि क्या कुछ कैसे पढ़ना है। अब नागरिकता, ये जो नागरिकता है, अब तो पता चल गया होगा कि नागरिक कौन है और नागरिकों को अपना प्यारा सा संविधान कौन कौन से राइट उपलब्ध करवाता है। नागरिकता की जो चर्चा है यह संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसकी चर्चा की गई है। भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसकी चर्चा की गई है। तो 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का सा, फिर उसके बाद हम जो है नागरिकता अधिनियम 1955 पर आएंगे, फिर CAA, NPR, NRC जैसी सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद अगर 5 को हम देखें, अनुच्छेद 5, तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? मैं आपको यह चीज बताते चलूं कि जो संविधान में प्रावधान किया गया है नागरिकता से संबंधित, वह अस्थायी एवं विस्तृत उपबंध नहीं है, वह एक अस्थायी उपबंध है, बल्कि संसद को यह पावर दी गई है कि समय काल परिस्थितियों के हिसाब से जब भी कोई नागरिकता से संबंधित प्रश्न उठे तो उस स्थिति में संसद क्या कर सकती है कि अधिनियम के माध्यम से, संशोधनों के माध्यम से वह नागरिकता को प्राप्त कर सकती है, प्रदान कर सकती है। तो अनुच्छेद जो 5 है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अस्थायी एवं विस्तृत उपबंध नहीं है, संविधान के लागू होने तक नागरिकता का प्रावधान करता है। ठीक है भैया, अब सुनना जरा, ये क्या कह रहा है? अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के लागू होने पर नागरिकता का प्रावधान। और सवाल है कि संविधान लागू कब हुआ? तो संविधान लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ। मतलब कि 26 जनवरी 1950 को एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, 3 शर्तें हैं, उनमें से कोई भी शर्त पूरा कर लिया हो इस डेट तक, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। कैसी शर्तें? पहली शर्त है कि एक ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 तक या संविधान के लागू होने तक कह सकते हैं कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, भारत का नागरिक होगा। देन उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, भारत का नागरिक होगा। तीसरा क्या है कि संविधान के लागू होने के पूर्व 5 वर्ष से भारत में यह रह रहा हो, 5 वर्ष पहले से बेचारा, मतलब कि 1945 से ही भारत में रह रहा हो, एक ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5। ये आपका पूरा हुआ आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5। फिर आते हैं अनुच्छेद 6, इसको इरेजर कर देते हैं। फिर आते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या है वो सुनना जरा। अनुच्छेद 6 कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से, देखिए जब देश का विभाजन हुआ तो अपने कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लगा कि पाकिस्तान मेरे लिए सेफ जोन नहीं है, मेरे लिए भारत सेफ जोन है। चूंकि दोनों तो एक ही बॉडी के हिस्से हैं ना, ठीक है ना, एक ही परिवार के हिस्से थे दोनों। अलग बात है कि 2 घर हो गए हैं, ठीक है। तो जायज है कि जो पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग थे उनको लगा कि नहीं, पाकिस्तान में रहना सेफ मेरे लिए नहीं है, वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ जाए उसके लिए नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6 में किया गया है। अनुच्छेद 6 में किया गया है। डेट को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। डेट केवल का केवल आप जानते रहिए कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया है तो ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान आर्टिकल 6 में किया गया है। अगर सवाल है कि एक कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो पाकिस्तान से भारत, तब उसको जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर इसके बाद आया हो तो तभी नागरिकता प्रदान की जाएगी, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक ना। तो ये आपका आर्टिकल 6 हुआ। आर्टिकल 7 जरा सुनना, आर्टिकल 7 जरा सुनना क्या है। अनुच्छेद 7 ये क्या कहता है कि अपना ये मान लीजिए कि प्यारा सा भारत है, ये भारत है और भारत ये तो पाकिस्तान है, इधर तो आप जानते ही होंगे पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान है और ये भारत है। छठा जो अनुच्छेद था ये कहा कि भाई पाकिस्तान से भारत कुछ लोग आए
उनके लिए नागरिकता, ठीक है ना। पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए, उनके लिए नागरिकता। लेकिन साथ क्या कहता है कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे आजादी के बाद जो सोचे कि भारत मेरे लिए ठीक नहीं है और एक कहां पे चले आए, पाकिस्तान चले आए। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया हो, फिर जाने के बाद इसको लगा यार कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं भारत ही अपना ठीक था, फिर यह क्या करता है कि पाकिस्तान से क्या करता है, पुनः भारत आ जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया हो और पुनः पाकिस्तान से भारत आ गया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए नागरिकता का जो प्रावधान है वह आर्टिकल 7 में है, आर्टिकल 7 में है, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट है आपका। फिर आर्टिकल 8 क्या है वो सुनना जरा, अनुच्छेद 8 क्या है उसको सुनना जरा। अनुच्छेद 8 सीधा सा कहता है कि भारतीय, एक ऐसा भारतीय जो विदेशों में रह रहा हो, जैसे मान लीजिए कि ये भारत है अपना, ये भारत है और यहां पर यूएसए है, यहां पर ए वाला क्षेत्र यूएसए है, यूएसए। और एक ऐसा भारतीय जो जाकर यहां पर अपनी दंपत्ति के साथ, अपनी पत्नी के साथ रह रहा हो, जॉब कर रहा हो, और इससे मान लीजिए कि ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, एक महिला एक पुरुष, एक पति है एक पत्नी है, और इससे मान लीजिए कि एक सी नाम का प्रोडक्ट उत्पन्न हो गया, कोई बच्चा हुआ या बच्ची हुआ, ठीक है ना। तो उसको भारत की नागरिकता चाहिए, तो भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी? यही कह रहा है कि एक ऐसा भारतीय जो विदेशों में रह रहा हो उसको भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान आर्टिकल 8 में किया गया है। अब ये क्या करेगा, यहीं पर भारतीय दूतावास होगा यूएसए में, भारतीय दूतावास दोस्तों, ये दूतावास में जाकर संपर्क करेगा कि हमारी अपनी एक बच्ची हुई है, उसको हमको भारतीय नागरिकता देनी है, सो हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए भारतीय नागरिकता के लिए। तब इसको जाकर के भारतीय दूतावास के माध्यम से उस बच्ची को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 8 में किया गया है। आर्टिकल 9 क्या है, अब सुनना जरा। आर्टिकल 9 क्या है, एक ऐसा व्यक्ति मान लीजिए कि यह जो है क्या करे कि भारत से यूएसए चला जाए, एक ऐसा व्यक्ति भारत से यूएसए चला जाए, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है लेकिन वह किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है। मान लीजिए कि ए नाम का जो व्यक्ति आया है, यूएसए की नागरिकता ग्रहण कर लिया, यूएसए की नागरिकता, और जैसे ही यूएसए की नागरिकता ग्रहण करेगा इसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी, इसकी भारतीय जो नागरिकता है यह दोस्तों समाप्त हो जाएगी। यही क्या है, आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 9 सीधा सा कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक अगर किसी विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है, किसी विदेश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं दी जाती। इसीलिए ये जो आर्टिकल 9 है यह प्रावधान करता है कि भाई भारत से अगर कोई नागरिक विदेशों में जाता है और वहां की नागरिकता ग्रहण करता है, मतलब कि भारतीय नागरिक अगर कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 क्या है, अनुच्छेद 10 क्या है उसको सुनना जरा। अनुच्छेद 10 कहता है सीधा सा कि संसद, यहां पे सुनना जरा ध्यान से एकदम, कि संसद जो भी विधि या कानून का निर्माण करेगी उसी के आधार पर नागरिकता बनी रहेगी दोस्तों, या नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब क्या हुआ, अनुच्छेद 10, संसद को यह अधिकार है कि जिस भी विधि या कानून का निर्माण नागरिकता के संबंधित करेगी उसी के आधार पर नागरिकता बनी रहेगी अथवा समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 10 हुआ। अनुच्छेद 11 में जरा देखना, माइन्यूट अंतर हल्का सा है। क्या है अनुच्छेद 11? अनुच्छेद 11 सीधा सा कहता है कि भैया संसद को यह पावर है कि नागरिकता से संबंधित नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति दोस्तों, नागरिकता की समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अगर अधिकार होगा तो केवल संसद के पास होगा, किसी दूसरी बॉडी के पास नहीं होगा। 11 कहता है कि नागरिकता की प्राप्ति, यहां पे नागरिकता आप लिख लीजिए ज्यादा अच्छा होगा, कि भाई नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति
से संबंधित कानून बनाने का अगर राइट होगा तो केवल का केवल वो दोस्तों संसद के पास होगा, ना तो राष्ट्रपति के पास होगा, ना तो राज्य विधानमंडल के पास होगा, केवल का केवल संसद के पास। तो ये अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हमने डिस्कस कर लिया। अब देन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी जो है नागरिकता में। देखिए अब देखिए यही ऑफलाइन बैच होता ना तो एकदम बहुत इत्मीनान से चलना पड़ता है। यहां पे सही लग रहा है कि आराम आराम से आप लेक्चर देते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अब देखिए जरा नागरिकता, नागरिकता अधिनियम, अधिनियम 1955। ये नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि भाई नागरिकता से संबंधित जो भी संविधान में प्रावधान किए गए हैं वो अस्थायी एवं विस्तृत उपबंध नहीं है। संसद को यह पावर दी गई है कि समय समय पर अगर नागरिकता से संबंधित कोई मैटर उठे तो आप नागरिकता संबंधित कानून बना करके नागरिकता प्रदान या नागरिकता छीन सकते हैं। तो संसद कानून लाती है नागरिकता अधिनियम 1955, और नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से पता चलता है कि नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है और नागरिकता दोस्तों समाप्त कैसे की जा सकती है, नागरिकता समाप्त कैसे की जा सकती है, ठीक ना। इसी नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 से पता चलता है। तो नागरिकता प्राप्त 5 प्रकारों से की जा सकती है। 5 प्रकार, यही क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। 5 प्रकार जो पूछा गया, इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताते हुए आगे बढ़ूंगा। एक तो जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर, बाई बर्थ, जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरा वंश के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता। तीसरा प्राकृतिक, प्राकृतिक या इसको कह सकते हैं कि देशीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। और एक लास्ट है आपका क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि, क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। ये क्षेत्र समाविष्टि क्या है कि मतलब कि अपना भारत और इस भारत से आकर अगर कोई भूभाग भारत में मिल जाता है, या फिर किसी एक ऐसा भूटान का मान लीजिए कोई क्षेत्र हो गया, या नेपाल का कोई, या बलूचिस्तान ही मान लीजिए, ससुरा बलूचिस्तान वाले मान लीजिए हमारी तरफ आ गए, हमने बलूचिस्तान को ले लिया, और बलूचिस्तान को जैसे ही हम भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा मानेंगे वो क्षेत्र समविष्टि में आ जाएगा। और बलूचिस्तान जैसे भारत का राज्य क्षेत्र का हिस्सा होगा, वहां के जो नागरिक हैं वो केंद्र सरकार के घोषणा मात्र से भारतीय नागरिकता प्रदान कर लेंगे। एक क्षेत्र समाविष्टि। पंजीकरण आप पता होगा कि अभी अभी हमने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बताया कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता जब प्रदान की जाती है तो उसको एक ऐसा भारतीय मूल का व्यक्ति हो। यहां पे ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा, ये जो पंजीकरण है, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता और देशीकरण या प्राकृतिक आधार पर नागरिकता, यहां पर यह देखा जाता है कि भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति है। भारतीय मूल का दोस्तों, भारतीय मूल मतलब PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक ऐसा व्यक्ति जो जाकर विदेशों में रहकर वहां की नागरिकता ले लिया हो, लेकिन ओरिजिन उसकी उत्पत्ति तो भारत में ही हुई हो ना, तो ऐसा व्यक्ति भारतीय मूल का नागरिक कहलाएगा। जैसे मैं ये कहूं कि कमला हैरिस का नाम सुना होगा, इतने समय उपराष्ट्रपति हैं USA की, तो भारतीय मूल की नागरिक हैं। अब भारतीय मूल की नागरिक अगर उनको भारत की नागरिकता लेनी हो तो उनको कम से कम भारत में 7 वर्ष भारत में रहना होगा। ये जो है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। लेकिन वहीं जो गैर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अगर हो, उसको अगर भारतीय नागरिकता लेनी हो तो वह 14 वर्ष से कम भारत में रह रहा हो, और 14 वर्ष में से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो। नहीं समझे आप? जैसे मान लीजिए कि वर्ष 2000 में आया हो, वर्ष 2000 में आया और 2014 तक, इस ड्यूरेशन के बीच कम से कम उसके जो है कदम भारत में, भारत की भूमि पर 11 वर्ष तक रहे हों। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? देशीकरण या पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ले लेता है। देशीकरण या प्राकृतिक माध्यम से नागरिकता ले लेता है। ठीक ना भैया? तो एक कुछ हमने बताया, जन्म के आधार पर एक ऐसा व्यक्ति जो संविधान के लागू होने के समय भारत में जन्मा हो, जन्म के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार मतलब कि जो है ये ब्लड, रक्त संबंधों के आधार पर जब नागरिकता प्रदान की जाए, ये वंश के आधार पर नागरिकता। और कुछ बच रहा है? नहीं, हो गया। तो ये जो है नागरिकता प्राप्त की जाती है
5 प्रकारों से, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, प्राकृतिक आधार पर, पंजीकरण आधार पर और क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। नागरिकता समाप्त कैसे की जाती है उसको सुनना जरा। नागरिकता समाप्त कैसे की जाती है, अभी आप एक बार डिटेल से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो आसानी होगी आपको सॉल्व करने में। नागरिकता की समाप्ति, भाई नागरिकता समाप्त कैसे की जाती है? पहला, एक तो बिना बताए, बिना भारत सरकार को सूचना दिए 7 वर्ष भारत से बाहर रहने पर, बिना सूचना के, तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। देन अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति अभी अभी नया नया भारतीय नागरिकता वो लिया है और नया लिया है और 5 वर्षों में 2 वर्ष उसे किसी विदेशी देश ने क्या किया कि जेल की सजा सुना दी है, 2 वर्ष की सजा, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। संविधान के प्रति अनादर रखने पर, संविधान, भारतीय जो संविधान है इस संविधान का अनादर करने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा आप अगर या कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से कोई विदेशी नागरिकता ले लेता है तो भी उसकी नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। या फिर मैं ये कहूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध के टाइम पीरियड में, युद्ध के समय उस शत्रु देश का सहायता कर रहा है, शत्रु देश की हेल्प कर रहा है, शत्रु देश की सहायता कर रहा है, तो ससुरा उसकी भी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। मतलब पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है और पाकिस्तान का कुछ लोग पक्ष खींच रहे हैं, तो दोस्तों उनकी भी नागरिकता वो भूले ना समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है ना? तो एक कुछ हुआ कुल मिला जुलाकर नागरिकता समाप्त कैसे की जा सकती है। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग नए टॉपिक पे। नया टॉपिक क्या है? तो वही आपका CAA है, NPR है, NRC है। तो पहले NRI सुन लेना क्या है। NRI मतलब कि अनिवासी भारतीय इसको कहा जाता है, अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय, दुबई नाम सुने है ना, हमार मतलब लड़की वाला दुबई रहेला है ना, भेड़ चरावत बाटे, अजब गजब। तो एक प्रकार से ए मतलब कि दुबई जाना या फिर जो है जॉब के लिए कहीं और जाना, जॉब के लिए, जैसे आप अमेरिका में जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, या फिर फ्रांस जा रहे हैं, या फिर दुबई जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं, ठीक है ना, सऊदी जा रहे हैं, कहीं भी जॉब करने के लिए जा रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो विदेशों में जाए जॉब करने के लिए और 182 दिन या उससे अधिक दिन विदेशों में रहे, ऐसे जो है भारतीय को अनिवासी भारतीय कहा जाएगा। ऐसे भारतीय को अनिवासी भारतीय कहा जाएगा। इसका पासपोर्ट भारतीय होगा, इसको वो सारे राइट प्राप्त होंगे जो एक भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं। ये जमीनें खरीद सकता है, वोट कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, सारी चीज इसको प्राप्त है। केवल का केवल दोस्तों क्या कर रहा है, केवल का केवल जा रहा है जॉब करने के लिए। 182 दिन या उससे अधिक दिन उसको काउंट करने के बाद ये NRI हो जाएगा, ठीक है ना। PIO क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सुनना जरा, यही NRI जब जाकर किसी विदेशी देश में, किसी विदेशी देश में मान लीजिए कि अमेरिका में गया, और अमेरिका में गया तो अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिया, अमेरिका में गया और अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिया, तो यही NRI किस में चेंज हो जाएगा? PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक कहलाएगा। ये क्यों अमेरिकी नागरिक कहलाएगा? इसकी उत्पत्ति तो भारत में हुई है ना, इसकी उत्पत्ति अपने प्यारे से भारत में हुई है, और यहां से गया है जॉब करने के लिए, NRI बन गया 182 दिन, लेकिन चांस पाके यहां पर क्या कर दिया? अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर लिया। तो यह क्या कहलाएगा? PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। जैसे कमला हैरिस के माता पिता तमिलनाडु के थे, उन्होंने गए जो है कहां पे? अमेरिका में गए, फिर वहां की नागरिकता लिए, तो वो सब क्या है? पहले तो NRI रहे होंगे लेकिन बाद में वही PIO हो गए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ हमने NRI को देखा और PIO को देखा। OCI क्या होता है? ओवरसीज ऑफ इंडियन, OCI ए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसे समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता कहते हैं, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OCI। तो ये क्या होता है? PIO की ही भांति होता है। यह कहता है सीधा था कि संविधान के
लागू होने पर एक ऐसा व्यक्ति जो भारत की नागरिकता लेने के योग्य रहा हो, संविधान के लागू होने के बाद एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता लेने के योग्य रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो विदेशों में रह रहा हो, वह क्या कहलाएगा? ओसीआई कहलाएगा। हालांकि इन दोनों को, पीआईओ को और ओसीआई को, पीआईओ को और ओसीआई को, दोनों को 2015 के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से दोनों को जोड़ दिया गया, एक कर दिया गया है अब। ठीक है ना? तो इतना कुछ आपने इसमें जाना। अब आते हैं सीएए पर। आपका लास्ट पॉइंट है सीएए। फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद एनपीआर देख लेंगे, उसके बाद एनआरसी देख लेंगे। तो सीएए क्या है? ये कहता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब सवाल है कि ये पास कब हुआ संसद में? तो ये पास 11 दिसंबर 2019 को हुआ। इसमें प्रावधान क्या किया गया है? इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले ये ध्यान में रखिएगा, ये कह रहा है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, भारत के पड़ोसी तीनों हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर 6 समुदाय के लोग भारत आए हैं, 6 समुदाय, यही 6 समुदाय लेकर पूछ लिया था बिहार पीसीएस में, और ए वाली डेट भी पूछा गया है। 6 समुदाय, और इस 6 समुदाय में एक तो हिंदू को शामिल किया गया है, और एक आपका बौद्ध शामिल है, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, ठीक है ना, सिख, एक सिख भी शामिल करिए, सिख। तो ये 6 कम्युनिटी के लोग हैं। ये 6 कम्युनिटी के लोग अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हुए हैं तो इनको क्या की जाएगी? भारतीय नागरिकता नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दे दी जाएगी। मैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इसलिए कह रहा हूं कि आप देखे होंगे, अभी हमने बताया कि जो देशीकरण या कह सकते हैं कि प्राकृतिक आधार पर हमने बताया कि नागरिकता के लिए 14 वर्ष में से कम 11 वर्ष भारत में रुकना होगा, वही व्यक्ति क्या कर पाएगा? भारतीय नागरिकता ग्रहण कर पाएगा। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर जो सीएए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये कह रहा है कि नहीं, ये 11 वर्ष नहीं है, बल्कि 5 ही वर्ष अगर कोई रहा हो और नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हो तो उसको क्या किया जाएगा? भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये आपका सीएए है। तो क्या इसमें मुसलमानों को छोड़ दिया गया है? मुसलमानों को छोड़ दिया गया है? हां भैया, इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। तो भारत क्या धर्मनिरपेक्षता वाला काम किया है कि या गैर धर्मनिरपेक्षता वाला? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रस्तावना में क्या गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मतलब कि भारत का कोई धर्म ही नहीं है, बल्कि धर्म जितने भी हैं भारत में उसको समान संरक्षण दिया जाएगा। जब भारत का कोई धर्म नहीं है तो किस आधार पे मुसलमानों को भारत इस जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम से बाहर रखा? एक बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा खैर मुसलमानों का ये एक मानना था कि भाई 6 कम्युनिटी को ले रहे हैं तो मुसलमान को क्यों बाहर? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत नैतिकता और मानवता वाला देश रहा है। इससे पहले भी भारत ने कई लोगों को नागरिकता प्रदान किया है जो मुसलमान है, तो क्यों इस जो है सीएए में बाहर किया जा रहा है? सीएए का बाहर का किया जाना, इसके अलावा और भी जो स्ट्राइक हो रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, शाहीन बाग का नाम आपने सुना होगा, शाहीन बाग का आंदोलन इतने समय, तो ये तो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। एनपीआर, एनआरसी, ये सब भी कहीं न कहीं आंदोलन को और भी तीव्र कर देते हैं इस सीएए के कारण।
सीएए के इशूज को आधार बनाते हुए, एनपीआर एनआरसी के इशूज को आधार बनाते हुए मुसलमान वर्ग और तेजी से आंदोलन की तरफ आगे बढ़ा। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि एक पाकिस्तान जो लगातार मुसलमानों के हित की बात करता है, बार बार यह कहता है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का जो है संरक्षण नहीं हो पा रहा है, उनके साथ हिंसा का बर्ताव किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, तो वही मुस्लिमवादी राष्ट्र, वही मुस्लिम कंट्री क्यों जो है अपने मुसलमान भाइयों को अपने यहां नहीं रख पा रही है? रखना चाहिए उसको, लेकिन नहीं, यहां उनका अहित हो जाएगा ना। खैर, उन सब चीजों में नहीं जाना है, आपको टॉपिक समझना है। इमोशन में आके कुछ ऐसा ना बोल दें कि किसी को आहत हो, ठीक है ना। तो एक प्रकार से इस टॉपिक से आपको रिलेट सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया कि क्या कुछ कैसे है। अब आते हैं एनपीआर पे और एनआरसी, दो चीजें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम फिर क्वेश्चन पे आते हैं। एनपीआर क्या है, पहले तो एनआरसी क्या है। एनआरसी ये देखिए, 2019 वाले पीसीएस में एनआरसी से लेकर क्वेश्चन पूछ लिया। ये अपना प्यारा सा भारत, और मान लीजिए कि ये तो पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर असम, और पूर्वोत्तर में क्या हुआ कि महाराष्ट्र, सॉरी म्यांमार, ये म्यांमार इधर है ना, बर्मा जी से कहा जाता था, और इधर बांग्लादेश। तो पूर्वोत्तर में जो असम वाला क्षेत्र है, यहां पर पूर्वोत्तर ही, असम ही नहीं बल्कि और भी राज्य क्षेत्र, और भी क्षेत्र, तो म्यांमार और बांग्लादेश से जो अवैध नागरिक भारत में प्रवेश कर गए हैं, अवैध व्यक्ति जो भारत में प्रवेश कर गए, रोहिंग्या का नाम सुना होगा। तो एक ऐसे जो है व्यक्ति जो अवैध रूप से भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवेश कर गए हो, और किसी राज्य को यह लगे कि हमारे ये राज्य का, हमारे देश का निवासी नहीं है बल्कि किसी दूसरे देश से आया हुआ है, यहां पर अवैध रूप से रह रहा है, हमारे इंडिया का नागरिक नहीं है, तो ऐसे राज्य पर, चूंकि देखिए कोई भी, मान लीजिए असम ही है, असम ही है, तो असम का एक अपना जो है आर्थिक स्ट्रक्चर होगा, असम की एक अपनी सामाजिक संरचना होगी, सांस्कृतिक संरचना होगी, यहां पर जो है एक प्रकार से जो है जनजातीय विविधता होगी। तो जायज है कि दूसरे देशों से आने वाले लोग जॉब लेंगे, आर्थिक स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ेगा, भौगोलिक स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ेगा, इनके संस्कृति और भाषा पर जो है इंपैक्ट डाला जाएगा। क्यों ना गुस्सा हो, एक गुस्सा होंगे ही। तो असम ने विरोध किया। तो ऐसे में जब किसी राज्य को यह लगने लगता है कि मेरे राज्य के भीतर कोई अवैध नागरिक प्रवेश कर गया है, तो केंद्र के गृह मंत्रालय से अपील करते हैं कि हमको एक रजिस्टर बनाने के लिए दिया जाए। केंद्र खुद कहती है कि एक काम करिए, आप जो है एक रजिस्टर तैयार करिए, आप एक रजिस्टर तैयार करिए और यह पहचान करिए कि कौन कौन केवल का केवल भारतीय नागरिक है, केवल भारतीय नागरिक है। और इसी रजिस्टर को क्या कहा जा रहा है? एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। और सबसे पहला जो राज्य हुआ वो असम हुआ। इसने जो है पहचान की, पहली बार तो पहचान करता है, 40 लाख लोगों की पहचान करता है कि भैया 40 लाख लोग ऐसे हैं जो भारतीय नहीं है, या विदेशी हैं, म्यांमार और बांग्लादेश से आए हुए हैं, संसाधनों पर पूरी तरह कब्जा करके रखे बैठे हैं। ठीक है ना। तो ये आपका इशूज आपको जानना चाहिए। फिर उसके बाद खैर सेकेंड रिपोर्ट बाद में निकालता है तो 19 लाख पे आ जाता है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं जो है कुछ दिक्कत थी डॉक्यूमेंट्री में। ठीक है ना। एनआरसी ये हो गया। एनपीआर क्या है सुनना जरा। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है? यह भी एक प्रकार का रजिस्टर है भैया। यह जनगणना से जुड़ा हुआ है। ये जो है नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 2003 इससे जुड़ा हुआ है, इंटरलिंकिंग है। जनगणना 2011 में इसको अपडेट भी किया गया था। क्या है ये? तो यह कहता है कि भैया भारत में दो प्रकार के लोग, एक तो नागरिक हैं, एक तो भारतीय हैं मतलब कि नागरिक हैं, और दूसरा विदेशी भी हैं। तो एक काम करिए ना, एक ऐसा रजिस्टर आप बनाइए जिसमें जो है अगले 6 माह और पिछले 6 माह, मतलब क्या हुआ, मैंने क्या कहा कि पिछला जो 6 माह है और जो अगला 6 माह है, दोनों भारत में कोई भी निवास कर रहा हो उसका पूरा एक प्रकार से परिचय यहां पे हो, उसका पूरा डाटा हो, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, दोनों का डाटा यहां पे होना ही चाहिए कि अगले 6 मंथ कहां रहने वाला है और पिछले 6 मंथ वो कहां रहा। ऐसे जो है रजिस्टर को एनपीआर कहते हैं। और यहां पर कुछ ऐसे ऑप्शन भी होते हैं, अगर जो अधिकारी गया है डाटा लेने, अगर नहीं पाया तो सस्पेंशन श्रेणी में डाल देता है। और सस्पेंशन श्रेणी में मान लीजिए अगर किसी मुसलमान को डाल दिया
तो मुसलमान को डालने का मतलब समझ रहे हैं, तो फिर वही CAA का आधार बन जाएगा। इसीलिए जो है आंदोलन NPR को लेकर भी किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा। तो आई होप पसंद आया होगा पूरा नागरिकता आपकी कंप्लीट हो गई। आते हैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जल्दी से जल्दी खत्म करके छुट्टी लेते हैं, ठीक ना भैया। आते हैं क्वेश्चन, जरा देखना। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं। तो अभी अभी हमने बताया कि भाग दो नागरिकता से संबंधित प्रावधान। भाग 1 अभी हमने पढ़ाया, पिछला जो वीडियो था संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। और इसमें पढ़ाया कि भाई भाग 2 में नागरिकता और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 6 में क्या है, राज्य क्षेत्र की बात की गई है, ठीक ना। भाग 9 है, 9 में पंचायतों का जो उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन कब आया था, UPPCS 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। वही क्वेश्चन फिर पूछा गया, क्वेश्चन डबल टाइप हो गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। अब देखिए यही 5 से 11, इसको बताया ना कि भाई भाग 2 में 5 से 11 तक इसका उल्लेख किया गया है। ये UPPCS 2020 में क्वेश्चन पूछा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों। नहीं भैया, भारत में एकल नागरिकता का जो है चरित्र है, एकल नागरिकता की प्रकृति है। हमने बताया ना कि एकल नागरिकता कहां से ग्रहण की गई, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। ब्रिटेन के संविधान से कई सारी चीजें, संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, उसी में से एक है एकल नागरिकता। ये भी ग्रहण की गई है ब्रिटेन से। तो एकल नागरिकता का स्वरूप है भारत में, ठीक ना। मतलब कि ना तो राज्य की नागरिकता होगी, ना तो किसी विदेशी नागरिकता आप ले सकते हैं। वी आर इंडियन, केवल का केवल हम भारतीय नागरिक हैं, अन्यथा कोई नागरिक नहीं। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता, जैसे यहाँ पे वहाँ पे जो प्रांत है वो अपनी अलग से नागरिकता देंगे, ठीक ना। जैसे कैलिफोर्निया प्रांत है, टेक्सास प्रांत है, वो अपनी अलग से नागरिकता देंगे और अमेरिका अपनी अलग से नागरिकता देगा, दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में दोस्तों ऐसा नहीं है। खैर, एक क्वेश्चन पूछा गया 1994 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता है। एक तो राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं, राज्य की एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, बिल्कुल संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। तो ये आपका क्वेश्चन 2015 में आया था UPPCS। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। जन्म द्वारा, अभी 5 प्रकार से बताया ना, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित होने के द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। हमने बताया कि भाई एक तो जन्म के आधार पर नागरिकता, दूसरा बताया वंश के आधार पर, तीसरा बताया पंजीकरण के आधार पर, चौथा बताया देशीकरण या प्राकृतिक आधार पर, और 5वां बताया क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, ठीक है ना। तो यही है आपका ए जो है बैंक में जमा करके थोड़ा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता क्यों खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे। बिल्कुल, परित्याग अगर करेगा तो अपनी नागरिकता खो देगा। स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। ऑफ कोर्स, आप स्वेच्छा से नागरिकता किसी देश की प्राप्त करिए, देखिए आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेने पर, यह भी नागरिकता समाप्त करने का एक पहलू है, ठीक है ना। सरकार की आलोचना करता हो, सरकार की आलोचना करना लोकतंत्र के खिलाफ होगा, ये नहीं होगा। 1 2 3 ए ऑप्शन में है। एक्चुअली डायरेक्ट आके क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है ना। तो 1 2 3, तो ए आपका नहीं होगा। देखिए, सरकार की आलोचना करना मतलब कि आपकी डेमोक्रेसी क्या कहती है कि सरकार की आप आलोचना करिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सरकार की आलोचना नहीं करेंगे। तो बताइए, सरकार अगर निरंकुश हो गई तो, ठीक है ना। तो ए चौथा ऑप्शन नहीं होगा, बाकी 1 2 3 सारी चीजें होंगी। अब ये मत कहिएगा कि गुरुजी ये नहीं बताएं कि सानिया मिर्जा ने जो है किसी विदेशी नागरिक के साथ विवाह कर लिया तो उसकी नागरिकता नहीं समाप्त हुई। यहां की नागरिकता वो नहीं त्यागी है, ठीक ना। जिस दिन यहां की नागरिकता त्याग देगी या फिर पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर लेगी, उसकी नागरिकता समय समाप्त हो जाएगी, ठीक ना दोस्तों। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है। अधिवास मतलब कि भारत का वह भूभाग, अखंड भूभाग, एक भारत एक राष्ट्र एक ही है, अधिवास,
तो केवल एक ही नागरिकता, एक ही अधिवास, तो एक कथन आपका सही है। फिर कह रहा है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। अरे भैया ससुरा जन्म से नहीं, मैं कह रहा हूं कि कमला हैरिस आकर भारतीय नागरिकता ले लें, फिर देखिए कमला हैरिस भारत के जो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई भी सदस्य बन सकती हैं, राष्ट्राध्यक्ष बन सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में है दोस्तों, अमेरिका में जब आप जन्म कोई वहां पे लेगा, ठीक है ना, जैसे कमला हैरिस का जन्म वहीं पे हुआ, इसीलिए वह जो है वहां की उपराष्ट्रपति बनाई गई हैं। एक दिन के लिए राष्ट्रपति भी बनी थी, ठीक है ना। उनकी सर्जरी हो रही थी जो बाइडेन की, तो उसी 1 घंटे के लिए उस सर्जरी के दौरान वहां की फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट बनी थी। खैर, तो क्या मैं बता रहा था, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही, नहीं ये तो काट दीजिएगा। अच्छा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। फिर जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई हो, किसी भी परिस्थिति में उससे नागरिकता वंचित नहीं की जा सकती। बेहतर तरीके, नागरिकता क्यों नहीं वंचित की जा सकती? अगर मान लीजिए कि युद्ध चल रहा है, वो पाकिस्तान का साथ दे दिया, या फिर किसी विदेशी के साथ जाकर शादी कर लिया, भारत से बिना बताए 7 वर्ष बाहर रह गया, संविधान का अनादर ससुरा बार बार कर रहा है, कोई ऐसी डिमांड कर दिया जिससे भारत की राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाए, समाप्त हो जाएगी दोस्तों। काटिए इसको, केवल एक, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में दोहरी नागरिकता, ए पॉलिसी ऑफ डबल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया? अभी हमने बताया कि अमेरिका में क्या है कि जैसे प्रांत है 50 प्रांत, ये 50 प्रांत अपनी अलग से नागरिकता देंगे और यूएसए अपनी अलग से नागरिकता देगा, दोहरी नागरिकता हो जाएगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में केवल एकल नागरिकता, यहां पर दोहरी नागरिकता। एक क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, संसद, केवल संसद। 11 अनुच्छेद याद करा सभी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के, दोस्तों पंजीकरण यहां शब्द याद रखिए और भारतीय मूल याद रखिए, भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष रहना होगा? भैया कई बार चिल्लाएंगे, बताइए। 7 वर्ष बताए थे ना, 7 वर्ष। और अगर देशीकरण और प्राकृतिक आधार पे तो 11 वर्ष कम से कम, 14 वर्ष से जो है रजिस्ट्रेशन हो, 14 वर्ष से नॉमिनेट हुआ हो और 11 वर्ष कम से कम भारत में रहा हो। लेकिन अपने भारतीय मूल का होगा तो 7 वर्ष, ठीक है ना। कब पूछा गया? छत्तीसगढ़ में पूछा गया 2013 में पीसीएस में। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? देखिए क्वेश्चन आ गया। अभी हमने बताया कि 11 दिसंबर 2019 को यह पारित किया गया और सारी प्रोसेस हमने बता ही दी है। तो आरओ 2016 में मेंस में पूछा, 2019 में पूछा जाना चाहिए उसको, ठीक ना। कहां से 2016 में आ जाएगा? नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? ये देखिए वही क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2016 को। ये देखिए 2020 में बीपीएससी में 66वीं जो बीपीएससी हुआ उसमें पूछा गया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल एक अच्छा टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरे संविधान की जान, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वांगीण हो, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए काफी उपयोगी हो, जिसके उल्लंघन पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, डायरेक्ट हाई कोर्ट जाइए, ऐसे अधिकार को मूल अधिकार कहा जाता है। कल 6 मूल अधिकार, क्या 7 मूल अधिकार को देखेंगे। बाकी कल, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।